Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे डिफ्यूजन एंड स्टेट ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। देखो, जैसे कि हमने मैटर के प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसमें वन ऑफ द प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, है ना। तो देखो, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स है वो अपने आप मूव करते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। वो जो पार्टिकल्स है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल से। जैसे कि हमने उस प्रॉपर्टी पे एग्जांपल लिया था परफ्यूम का। जैसे परफ्यूम को हम स्प्रे करते हैं तो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जाके मिक्स हो जाते हैं। तो इसी मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसी मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब किसी भी सब्सटेंस की इंटरमिक्सिंग हो जाना दूसरे सब्सटेंस के साथ मोशन की वजह से या मूवमेंट की वजह से। जैसे कि हमने परफ्यूम को स्प्रेड करा, ठीक है, तो परफ्यूम में से जो गैस निकली उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या करे, वो मूव करे, है ना। वो मूव करे और वो एयर के पार्टिकल्स के साथ जाके मिक्स हो गए, उनके साथ जाके डिफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, डिफ्यूजन में क्या होता है, सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कई सारी डायरेक्शंस में चले जाते हैं। जैसे मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और जो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, जो पार्टिकल्स मोशन करते हैं, ठीक है, उनके पास एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो पार्टिकल्स मोशन में होंगे, जो पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं, तब उनके पास जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि मान लो अब आप ही हो, आप चल रहे हो, ठीक है, आप चल रहे हो और तब आपके पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो मूवमेंट में है तब उसके पास जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से हो रही है, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से हो रही है। पार्टिकल जितना ज्यादा मूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी उनमें उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी, और मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन भी तो उतनी ज्यादा होगी। मतलब पार्टिकल्स जो है वो दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल के साथ भी तो उतने ही ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, और मूवमेंट ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था डिफ्यूजन का। अब देखो, डिफ्यूजन को ना टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जैसे कि हायर द टेम्परेचर, जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो उसी के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज को हीट देते हैं ना तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा फास्ट मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने टेम्परेचर को हाई करा, टेम्परेचर हाई करने से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो ज्यादा जल्दी मूव करे, ठीक है। मतलब ज्यादा फास्ट मूव करे वो पार्टिकल्स, ठीक है। अब मूवमेंट ज्यादा जल्दी हुई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो, इसका एक एग्जाम्पल भी है। जैसे कि आप कोई गर्म खाना आपके घर में बनता है, ठीक है। अब गर्म खाने की जो स्मेल होती है आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है ना। गर्म खाने की जो स्मेल होती है वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है, खाने का टेम्परेचर जो होता है वो गर्म होता है, मतलब हाई टेम्परेचर होता है खाने का। अब हाई टेम्परेचर होगा तो खाने में से जो स्मेल निकल रही है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट ज्यादा करेंगे, है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई था, ठीक है। अब मूवमेंट ज्यादा होगी तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो पार्टिकल्स मोशन में होते हैं उन्हीं के पास काइनेटिक एनर्जी लगती है। तो वो जितना जल्दी मूवमेंट करेंगे उनके पास उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है। और जो खाना कोल्डेस्ट, मतलब जो खाना ठंडा होता है, अब उसकी देखते हो आप स्मेल भी नहीं आती, है ना। जो खाना ठंडा होता है उसकी स्मेल भी नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। अब टेम्परेचर कम होएगा तो उसकी मूवमेंट कम होएगी, है ना। मूवमेंट कम होएगी, डिफ्यूजन भी कम होएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होएगी। तो मतलब ये सब ना इंटर रिलेटेड है,
सब आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। आप शॉर्ट तरीके से यहाँ से समझ सकते हो कि जो डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के एंड टेम्परेचर के। ठीक है, डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी और टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये सब आपस में इंटर रिलेट करते हैं। जैसे टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो पार्टिकल्स मूव ज्यादा करेंगे। अब मोशन उन्होंने ज्यादा करा, मूवमेंट ज्यादा करी, तो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगी तो ऑब्वियसली बात है वो डिफ्यूज ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन जो होती है वो सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है ना। मतलब जो सॉलिड, अब जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स है ये भी मोशन कर रहे हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी मोशन कर रहे हैं, बट वो इतना मोशन नहीं कर रहे क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, लिक्विड जो होती है वो मोशन करते हैं, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, लेकिन गैसेस से कम। गैसेस जो होती हैं वो सबसे ज्यादा मोशन करते हैं। ठीक है, गैसेस सबसे ज्यादा मोशन करते हैं तो इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, और काइनेटिक एनर्जी उनके पास सबसे ज्यादा रहती है तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? गैसेस के अंदर, और सबसे कम होता है सॉलिड्स के अंदर। ये आपके एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसेस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है या सॉलिड में डिफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट था। अब देखो आपके पास परफ्यूम होती है। ठीक है, अब जब आप उस परफ्यूम को स्प्रे करते हो तो उसमें से गैस निकलती है, तो वो गैस ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाती है ना। और आपके पास एक ड्यू होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, जब आप उसको स्प्रेड करते हो तो वो इतनी जल्दी नहीं स्प्रेड होती है ना। वो इतनी जल्दी क्यों नहीं स्प्रेड होती? क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, उसके जो पार्टिकल्स है वो कम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एक ड्यू आती है सॉलिड फॉर्म में भी, वो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो तो एकदम बाहर निकलती ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो स्प्रेड होती ही नहीं है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मोशन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम मोशन करते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन इसीलिए सबसे ज्यादा होगा गैसेस में, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनके अंदर डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। और ये जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको इनसे इंटर रिलेट करके उसका आंसर बताना होता है। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होती हैं? जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं सॉलिड, जैसे कि आइस हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, उसके बाद लिक्विड क्या होते हैं? जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब। उसके बाद गैसेस क्या होती हैं? जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं जिसके पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे एयर हो गया, हीलियम हो गया, ये सब। ठीक है, अब हमने इन सब के बारे में पढ़ना है कि इन सब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको ये पूरा का पूरा चार्ट आपको कवर करना है, और यहाँ से आपके एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सॉलिड है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड से अलग कैसे है, या लिक्विड की प्रॉपर्टी सॉलिड से अलग कैसे है, या गैस से अलग कैसे है, ये सब। ठीक है, और इसमें ना कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जो हम इसको लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं हम सॉलिड की, जो कि है शेप। मतलब सॉलिड की जो शेप होती है ना वो फिक्स शेप होती है, मतलब सॉलिड की जो शेप होती है वो चेंज नहीं हो सकती। कि जैसे मान लो कि ये अभी सॉलिड की शेप ऐसी है, रेक्टेंगुलर है, तो आपने उसको किसी और कंटेनर में डाल दिया तो उसकी शेप चेंज हो गई, ऐसा नहीं होता। जैसे कि ये हाइलाइटर है, इस हाइलाइटर की शेप अब ऐसी है तो इसकी शेप ऐसी ही रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, अगर इसको मैंने किसी भी चीज के अंदर डाला इसकी शेप जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, लिक्विड के केस में क्या होता है? शेप फिक्स नहीं रहती है,
शेप फिक्स नहीं रहती है। जैसे कि मान लो अभी आप पानी को डाल रहे हो एक ऐसी वाटर बॉटल के अंदर, ठीक है, आप पानी को एक ऐसी वाटर बॉटल के अंदर डाल रहे हो तो पानी ने ऐसी शेप ले ली, ठीक है। फिर आप पानी को डाल रहे हो किसी ऐसे कंटेनर के अंदर जो थोड़ा इस टाइप की शेप का है, ठीक है। तो जैसे ही आप पानी को इस टाइप की शेप के अंदर डालोगे तो पानी क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज कर लेगा। मतलब जिस टाइप का वो कंटेनर होगा पानी उसी टाइप की शेप ले लेगा, है ना। गैसेस के केस में भी यही होता है, गैसेस की जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे बैलून्स है, बैलून्स में आप गैस भरते हो, ठीक है, तो वो उसकी फॉर्म ले लेता है, मतलब ऐसे होता है, मतलब इसकी भी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम देखते हैं। सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स रहती है, ठीक है, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स रहती है, लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स रहती है। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो आपने पानी को इसमें डाला तब पानी 1 लीटर था, जैसे ही आपने पानी को इस वाले कंटेनर के अंदर डाल दिया तो पानी जो है वो कम हो गया, ठीक है। पानी तो उतना ही रहेगा, बस उसकी शेप ही तो चेंज हुई है, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 1 लीटर इसमें था तो जब आपने इस कंटेनर में डाला तो पानी 2 लीटर हो गया, जब कम हो गया पानी, ऐसा तो होगा नहीं। बस पानी ने अपनी शेप को चेंज करा है, उसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ठीक है। गैसेस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, गैसेस की वॉल्यूम ना चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसिबल देखो, जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल का मतलब सॉलिड को आप जितना भी दबा लो, क्या सॉलिड कंप्रेस होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सॉलिड कैसे कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड इसीलिए नहीं कंप्रेस हो सकते क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसी वजह से वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर को आप कंप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप कंप्रेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिक्विड। लिक्विड जो है वो स्लाइटली इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब लिक्विड को ना आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो लिक्विड को। और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हो सकती हैं, ठीक है, मतलब गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। और इसको आप अभी आगे इस चैप्टर में डिटेल में कवर भी करोगे गैसेस के बारे में। उसके बाद फ्लो, मतलब कौन सी चीज जो है वो फ्लो कर सकती है, बह सकती है। सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, दे डू नॉट फ्लो, ठीक है। बट लिक्विड फ्लो कर सकती है, लिक्विड तो फ्लो कर सकती है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ये सब। उसके बाद गैसेस जो होती है वो तो इजीली फ्लो करती है, जैसे हमारी एयर हो गई, ठीक है, उसके अंदर कितनी सारी गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी उसके अंदर फ्लो ही तो हो रही है, ठीक है। तो गैसेस जो होती है वो इजीली फ्लो होती है, ठीक है। उसके बाद देखो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि वो गाढ़े कितने होते हैं, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं वो हाईली उनके पास डेंसिटी होती है, ये हाई डेंसिटी के होते हैं। लिक्विड मॉडरेट डेंसिटी के होते हैं, गैसेस के पास कोई डेंसिटी नहीं होती, एकदम लाइट वेट, ठीक है। उसके बाद देखो डिफ्यूजन किस में सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे हमने डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। देखो डिफ्यूजन सॉलिड में बहुत कम होगा, सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना। अब सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो मूवमेंट ही नहीं कर पाते। अब वो मूवमेंट ही नहीं करेंगे तो वो डिफ्यूजन भी कम नहीं करेंगे, है ना। अगर वो मूवमेंट करेंगे तो भी डिफ्यूजन करेंगे। सॉलिड के केस में क्या होता है, जो डिफ्यूजन होती है वो होती है लेकिन बहुत कम। जैसे कि ये पेंसिल है, अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं लेकिन वो अपनी ही जगह पे ना वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पेस ही नहीं है इतना मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। लिक्विड के केस में मूवमेंट होती है स्लाइटली, तो वहां पे भी डिफ्यूजन थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। लेकिन गैसेस में हाईली फ्रीली मूवेबल, मतलब गैसेस में पार्टिकल्स एकदम फ्रीली मूव करते हैं, तो वहां पे डिफ्यूजन भी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिफ्यूजन इंटर रिलेट करते हैं, तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा जिसमें, उसी में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम लगती है क्योंकि वहां मूवमेंट कम होती है, ठीक है। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगती है, ठीक है। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये हमने मैटर की लास्ट प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना।
अब जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, अब जैसे ये एकदम क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, ये एकदम क्लोजली पैक्ड है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो काफी ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अब देखो इसकी ना एक एक्सेप्शन है, अभी हमने पढ़ा कि जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, है ना, हमने अभी पढ़ा कि जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन स्पॉन्ज, जैसे कि स्पॉन्ज आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो स्पॉन्ज होता है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, स्पॉन्ज है तो सॉलिड ही लेकिन उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो स्पॉन्ज में क्या होता है ना, कुछ कुछ एयर मतलब कुछ कुछ होल्स होते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्पॉन्ज में, ठीक है। जैसे हम उस स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, जैसे इस स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं, जो एयर होती है ना वो इन छोटे छोटे होल्स में ट्रैप हो जाती है, ठीक है, और जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो एयर बाहर निकल जाती है और स्पॉन्ज अपनी पोजीशन में मतलब अपनी शेप में दोबारा आ जाता है, ठीक है। स्पॉन्ज इज सॉलिड बट इट हैज टाइनी पोर्स और होल्स, ठीक है, air is trapped in these tiny holes. When we press sponge that air is expelled and we are able to compress it, ठीक है, मतलब वही हो गया, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तब एयर जो होती है इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप हो जाती है, और जैसे ही हम अपना हाथ हटाते हैं मतलब जैसे ही हम उसको कंप्रेस करना छोड़ते हैं तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो वहां से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्ज अपनी पोजीशन को दोबारा रिटेन कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट एक्सेप्शन है रबर बैंड की, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सॉलिड होते हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, है ना, लेकिन जो रबर बैंड होती है वो भी अपनी शेप को चेंज करती है, लेकिन वो फिर से अपनी शेप में दोबारा आ जाती है। जैसे कि ये रबर बैंड है, ठीक है, इसको जैसे मैं स्ट्रेच करूंगी तो ये रबर बैंड ने ये शेप ले ली, और जैसे मैंने इसको स्ट्रेच करना छोड़ा तो इसने दोबारा अपनी शेप वापस ले ली, ठीक है। तो इसके पास ना एक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक सॉलिड। ये एक इलास्टिक सॉलिड है, दैट्स वाई इसने क्या करा, अपनी शेप को दोबारा रिटेन कर लिया, ठीक है ये भी सॉलिड ही। और ये ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं कि स्पॉन्ज जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है, मतलब स्पॉन्ज जो होता है वो कंप्रेसिबल क्यों होता है, या रबर बैंड का एग्जाम्पल लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।